13 जून 2026 में द हिंदू में आए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कवर करूंगा 5 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है फूड प्राइस पुशअप रिटेल इन्फ्लेशन टू 3.9%। हमारे यहाँ रिटेल इन्फ्लेशन लास्ट मंथ 3.9% पर पहुंच गई है। इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला है वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है और दूसरा है बेस इफेक्ट। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि रिटेल इन्फ्लेशन किसे कहा जाता है, सीपीआई जो होता है उसी को रिटेल इन्फ्लेशन हम कहते हैं, कैसे वो मेजर किया जाता है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए बेस इफेक्ट किस चीज को कहा जाता है इकोनॉमी में। इन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोजेक्ट कुशा। ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी उन्होंने ये कहा कि प्रोजेक्ट कुशा हमारे एयर डिफेंस शील्ड को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। तो आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट कुशा ये किस चीज से रिलेटेड है, इसके साथ साथ कौन इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है, कौन डिजाइन कर रहा है, प्लस यहां पर मिशन सुदर्शन चक्र वो भी मेंशन किया गया। अब मिशन सुदर्शन चक्र के ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी 2026 में क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो आप समझ जाएंगे कि प्रोजेक्ट कुशा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है AI-171 क्रैश। लास्ट ईयर ये प्लेन गुजरात में क्रैश हुआ था, लेकिन अभी तक इसकी कोई फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई है। अब उसको लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। यहां पर एक बॉडी मेंशन की गई है AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उसके अंडर ये ब्यूरो काम करता है। इंडिया में सिविल एविएशन सेक्टर में जो भी एयरक्राफ्ट क्रैश होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी बॉडी को दी जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही है, क्या इसका मैंडेट है, उस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल लॉन्ग ओवरड्यू। ये आर्टिकल बेसिकली हमारा कोल सेक्टर उससे रिलेटेड है। कोल एक्सचेंज रूल्स नोटिफाई किए गए। ये कोल एक्सचेंज रूल्स इंडिया में जो कोल एक्सचेंजेस बनाई जा रही है, कोल एक्सचेंज का मतलब यह है कि यहां पर आप कोयला खरीद और बेच सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कोल का प्राइस जो है वो मार्केट डिटरमाइंड हो जाएगा और कोल प्राइस उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अभी अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में ज्यादातर कोल जो एलोकेट किया जाता है वो गवर्नमेंट बिडिंग के थ्रू किया जाता है, लेकिन ये कोल एक्सचेंजेस छोटे छोटे सेक्टर्स जो अनरेगुलेटेड सेक्टर्स हैं वहां पर भी कोल की अवेलेबिलिटी को बढ़ावा देंगे। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये कोल एक्सचेंजेस क्या होती हैं, कोल एक्सचेंज रूल्स, इनका पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, इसको लेकर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन बन सकता है। तो इस एडिटोरियल को आपको डिटेल में कवर कर लेना। नेक्स्ट है डीप सीटेड बायस फॉर मेल चाइल्ड परसिस्ट इन सोसाइटी। रिसेंटली हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज भी भारतीय समाज में बेटों की चाह वो बनी हुई है और इसी वजह से आपको न केवल नेशनल लेवल पर बल्कि बहुत सारे स्टेट्स में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसमें महिलाओं की या बेटियों की कमी जो है वो देखने को मिल जाती है। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए मेंशन किए गए जिस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। पहला है पीसीपीएनडीटी एक्ट जो 1994 में लाया गया था। इसका पर्पस था चाइल्ड सेक्स रेशियो उसको इंप्रूव करना और फीमेल इन्फेंटिसाइड जो होता है उसको रिड्यूस करना। इसके साथ साथ यहां पर एक रिपोर्ट भी मेंशन की गई है, वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। आपको यह पता होना चाहिए कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसको कौन रिलीज करता है, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्लस जो रीसेंट सर्वे आता है, जो रीसेंट रिपोर्ट आती है उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। 2025 में इंडिया की रैंकिंग इस रिपोर्ट में 131 है, जो पहले के मुकाबले और खराब हो गई है, जो ये दिखाता है कि जब हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की उसमें इंडिया उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। नेक्स्ट आर्टिकल मैंडेट ऑन सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में हिट प्रोजेक्ट्स ऑन बुक्स। अब ये आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है? 1 जून से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स नोटिफाई किए। ये रूल्स हैं अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर्स, इनसे रिलेटेड। एक्चुअली जो हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट चल रहे हैं सोलर एनर्जी से रिलेटेड या फिर कोई ऐसी परियोजना, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ऐसे प्रोजेक्ट में जो सोलर सेल्स वो खरीदे जाएंगे वो केवल इसी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर्स इन्हीं से लिए जाएंगे। बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं या सब्सिडाइज प्रोजेक्ट्स जिसमें गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर रही है, वहां पर जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं जो भारत में ही सोलर सेल का उत्पादन कर रहे हैं उनको प्रमोट करना है। अब उसको लेकर कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म ये है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है सोलर पैनल्स की वो इतनी ज्यादा नहीं है और इसी वजह से इंडिया में सोलर सेल का प्राइस काफी ज्यादा है। तो वो लोग जो ये प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और फिर वो कॉस्ट किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी? पब्लिक। तो वो पैसा पब्लिक से वसूला जाए। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस कांग्रेस लीडर्स प्ली ऑन रिजेक्शन ऑफ राज्यसभा नॉमिनेशन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक लीडर उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे राज्यसभा इलेक्शन के लिए, लेकिन उनकी कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया गया था। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब कांग्रेस
इस एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की पिटीशन सुनने से मना कर दिया। अब क्यों मना किया है वो समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 329B है। आर्टिकल नंबर 329B ये कहता है कि अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास फाइल किया जाएगा, उसके लिए इलेक्शन पिटीशन फाइल की जाएगी। अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होगी वो पार्लियामेंट बताती है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है, जैसे राज्यसभा के इलेक्शन से रिलेटेड हुआ, तो ये मैटर जाएगा हमारे इलेक्शन कमीशन के पास। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई आर्टिकल नंबर 329B हमें अलाउ नहीं कर रहा है कि हम इसमें सुनवाई करें, इसी वजह से हम आपकी सुनवाई नहीं कर सकते। आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है इलेक्शन कमीशन, उसको अप्रोच कीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल है द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ अ डेडली वीड किलर। यहां पर बात की जा रही है पैराक्वाट। पैराक्वाट एक वीडिसाइड है, मतलब खेतों में जो वीड लग जाती है उसको मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बहुत टॉक्सिक है क्योंकि ये केमिकल है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। और इसी वजह से 74 कंट्रीज में पैराक्वाट को बैन किया गया, लेकिन भारत में आज तक ये बैन नहीं है। रिसेंटली तेलंगाना की लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे तेलंगाना में बैन किया है और हमारी गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको एक रेजोल्यूशन सेंड किया है कि आप पूरे भारत में पैराक्वाट को बैन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए पैराक्वाट क्या है। नेक्स्ट मेन स्पेसिफिक ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल है हमारे यहाँ जो स्पेशली एबल्ड दिव्यांगजन है उनसे रिलेटेड। इस आर्टिकल में कहा गया कि दिव्यांगजनों को लेकर एक मिनिमम फ्लोर रेट तय होना चाहिए जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जो पेंशन प्रोवाइड की जाती है उसमें ऑल ओवर इंडिया एक फ्लोर रेट तय कर दिया जाए, जिससे अलग अलग स्टेट में ये जो अलग अलग पेंशन प्रोवाइड की जा रही है ऐसा ना हो और कोई भी स्टेट एक मिनिमम लेवल से कम पेंशन उन्हें प्रोवाइड ना करे। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो मेंशन किए गए कि अगर हम दिव्यांगजनों को हमारी इकोनॉमी में इंटीग्रेट करते हैं तो हमारी इकोनॉमी या हमारी जीडीपी वो 3 to 7% और ग्रो कर सकती है। प्लस अगर हम दिव्यांगजनों को लेकर ये मिनिमम पेंशन इंश्योर करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए उनको भी इंप्लीमेंट कर पाएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज आपको कवर करने हैं अपने द हिंदू न्यूज़पेपर से। इसके साथ साथ अगर आप इनका डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं और इसके साथ डिटेल्ड नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इस तरीके के डिटेल्ड नोट्स जहां पर ये सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं मैंने, नोट्स प्लस डिटेल्ड क्लासेस, तो आप बैचेस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वेबसाइट पर जाना है आपको मेरी यूपीएससी टॉपर्स हब, वहां पर जब आप आ जाएंगे तो आर कोर्सेज का सेक्शन है। आर कोर्सेज के सेक्शन में करंट अफेयर्स, यहां पर मंथली बेसिस पर भी बैच अवेलेबल है, जैसे जून का मंथ है तो जून बैच भी अवेलेबल है अलग से। और अगर आप ईयरली करंट अफेयर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ईयरली करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं मंथली बैच में एनरोल करना है या ईयरली बैच में एनरोल करना है। डिटेल्ड क्लासेस, नोट्स, एनालिसिस प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से दोनों आपको इसमें मिल जाएंगे। ऑलराइट, चलिए कल मिलेंगे एक और ऐसी छोटे से एनालिसिस के साथ। जय हिंद।